हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फोकस कोचिंग क्लासेस। हम लोगों ने पिछली वीडियो में आवेश के मात्रक और आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत के बारे में बात की थी। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं द्रव्यमान में परिवर्तन के, वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन। आवेश, जब कोई वस्तु किसी आवेश को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है या फिर त्यागती है, तो उसका जो द्रव्यमान है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखेंगे द्रव्यमान में परिवर्तन। ठीक है, तो देखो ये अपनी क्या है, उदासीन वस्तु है। कौन सी वस्तु हो गई है अपने पास में? उदासीन वस्तु हो गई। माना इसका द्रव्यमान कितना है मेरे पास में? m है। अभी इसका द्रव्यमान तोला मैंने, इसका द्रव्यमान कितना आया? m आया। ठीक है, अब यदि इस वस्तु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? इस वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाए, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? तो इस पर क्या आएगा हमारे पास में? ऋणावेश आ जाएगा। वस्तु के ऊपर क्या आ जाएगा? ऋणावेश। अच्छे से समझाया हुआ है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है या कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। तो इस पर क्या आ गया हमारे पास में? ऋणावेश आ गया। इसका द्रव्यमान हमने मान लिया। अब इस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो गया? m से बदलकर m1 हो गया। ठीक है, अब यदि यही वस्तु एक इलेक्ट्रॉन की हानि करे या फिर त्यागे, इस वस्तु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है कोई वस्तु या परमाणु, तो उस पर क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास में धनावेश। माना इसका द्रव्यमान कितना ले लेते हैं अपन? m2 ले लेते हैं। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर? द्रव्यमान में वृद्धि कितनी हुई? जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। एक इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यदि यहाँ दो इलेक्ट्रॉन त्यागता तो यहाँ आ जाता 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यदि यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन त्यागे तो यहाँ पर आ जाएगा n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर है? ऐसे ही द्रव्यमान में यदि मैं हानि या कमी की बात करूं तो भी वही बात, n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। n मतलब त्यागे गए, हानि आ गई तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, वृद्धि हो गई तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन। तो n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यदि इन दोनों को मिक्स कर दूं, तो वृद्धि और हानि को मिक्स कर दूं, तो मैं क्या बोलूँगा? द्रव्यमान में परिवर्तन। क्या बोलूँगा? द्रव्यमान में परिवर्तन। ठीक है, द्रव्यमान में परिवर्तन कितना हो गया? प्लस माइनस। यहाँ पर तो बात हो रही है ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पर बात हो रही है त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या तो ग्रहण किए गए वस्तु द्वारा या फिर त्यागे गए। तो यहाँ बात हो जाएगी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्लियर है? इसमें गुणा होगा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर है? तो द्रव्यमान में परिवर्तन को माना हम डेल्टा m से लिख देते हैं, बराबर प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n है, इंटू एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास द्रव्यमान में परिवर्तन का सूत्र निकल के आ गया, द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन के आधार पर। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका भी फिक्स मान कर दिया गया है। ठीक है, कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम लिख सकते हो। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो मैंने यहाँ लिखा है उसकी जगह हम ये मान रख सकते हैं 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। और जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, उसकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो धनावेश
उदासीन वस्तु और धनावेश, उदासीन वस्तु और ऋणावेश के बारे में बात करता हूँ। द्रव्यमान में परिवर्तन, क्या परिवर्तन हो रहा है इसकी बात करते हैं हम। तो देखेंगे जब इस उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन या कुछ भी n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, जब इस उदासीन वस्तु का द्रव्यमान m था, फिर इसने n इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, ग्रहण किया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसका जो वस्तु का वजन है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागे या n इलेक्ट्रॉन त्यागे तो धनावेश बन जाएगा, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि उदासीन वस्तु द्वारा जब इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी होती है, तथा जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया त्यागा जाता है तो उसके द्रव्यमान में कमी होती है, और जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। क्लियर होगी बात यहाँ से। तो वृद्धि होती है तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका होगा, ऋणावेश का, यानी कि m1। फिर उसके बाद में किसका होगा, उदासीन वस्तु का। फिर उसके बाद में किसका होगा, धनावेश का। क्लियर है बात इसकी। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, काय की बात कर रहे हैं हम, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, आवेश जो है वो क्या होता है, संरक्षित होता है। तो यहाँ से सीधी सीधी बात निकलती है संरक्षण के सिद्धांत से। मैं आपको बताता हूँ कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इधर से उधर ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है ना, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो देखेंगे हम, कोई विलगित निकाय की बात करूं मैं, विलगित निकाय कि सर ये क्या होता है विलगित निकाय। तो विलगित निकाय अपन जानते हैं, अपने घर में थर्मस होता है कि नहीं होता है, जिसमें अपन चाय रखते हैं तो वो चाय गर्म की गर्म ही रहती है, ठंडी नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ना बाहर से उष्मा आ रही जा रही है, कुछ भी चीज़ अंदर बाहर नहीं आ जा सकती, उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, ऐसा विलगित निकाय बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसके अंदर यदि हम कोई क्रिया कराएं, माना कि अपन Na+ की अभिक्रिया Cl- से कराएं तो क्या बनेगा अपने पास में, NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अपन अभिक्रिया से पूर्व, और यहाँ देखेंगे हम अभिक्रिया के बाद। ठीक है, तो यहाँ नाम लिखता हूँ मैं, देखना एक टेबल बना देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है धनावेश की संख्या। तो देखेंगे अभिक्रिया से पूर्व, ये अभिक्रिया है, इससे पूर्व धनावेश की संख्या कितनी है, +1 है, तो ये प्लस का 1 हो गई। ठीक है, अब बात करता हूं मैं ऋणावेश की संख्या। कितनी है, अभिक्रिया से पूर्व ऋणावेश 1 है, तो ये माइनस का है। तो भैया अभिक्रिया के बाद भी तो कुछ होगा, तो ये अभिक्रिया के बाद धनावेश कितना है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो 0। ऋणावेश कितना है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो 0। आगे देखते हैं, अभी सब क्लियर कर दूंगा मैं। तो देखो अभिक्रिया के पूर्व कुल आवेश, अभिक्रिया के थोड़ी पूर्व नहीं लिखेंगे अपन, कुल आवेश की बात कर लेते हैं। कुल आवेश की संख्या मतलब टोटल आवेश, कितने आवेश है, एक आवेश ही एक आवेश, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उनको जोड़ लेंगे। एक आवेश और एक आवेश कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, कितनी है आवेश की संख्या, 2 है। ऐसे अभिक्रिया के बाद आवेश की संख्या कुछ भी नहीं, 0 है। अब मैं बात कर रहा हूं अभिक्रिया के पूर्व कुल आवेश या नेट आवेश, बीजगणितीय योग आवेश का कितना है। ठीक है ना, तो कुल आवेश या नेट आवेश, यहां बात की थी कुल आवेश की संख्या की, यानी कि एक और एक गिनती की। यहां बात कर रहा हूं कुल आवेश या नेट आवेश, मतलब कि नेट आवेश का मतलब है उसका बीजगणितीय योग। कैसे, +1 और इसको जोड़ना है अपन को -1। ऐसा क्या आएगा, +1 और -1 कट जाएगा, कितना आया, 0 आया। और ये बाद का क्या है, बाद का भी क्या है, 0 है। तो मतलब कि देखो ये धनात्मक आवेश की संख्या, ऋणावेश की संख्या,
कुल आवेशों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन परंतु नेट आवेश जो है वो अभिक्रिया के पूर्व का और अभिक्रिया के बाद का क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। यही क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। समझना एक बार और कि जो ये धनावेश की संख्या है, ऋणावेश की है या कुल आवेशों की संख्या है, ये तो अलग अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि समान हो। लेकिन जो कुल आवेश है, नेट आवेश जो है उसका बीजगणितीय योग जो है आवेश का, वो क्रिया के पूर्व का और क्रिया के बाद का हमेशा क्या होता है, सदैव बराबर होता है। यही क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। यही क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। मैंने बोला था आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात उसको स्थानांतरित किया जा सकता है। क्लियर होगी? तो ये यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि विलगित निकाय की किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया के पूर्व का कुल आवेश या नेट आवेश अभिक्रिया के पश्चात का कुल आवेश या नेट आवेश बराबर होता है, अर्थात संरक्षित होता है। अर्थात क्या होता है, संरक्षित होता है। यहाँ लिख लेंगे हम लोग, अभिक्रिया के पूर्व का आवेश जो है, पूर्व का नेट आवेश, पूर्व का नेट आवेश बराबर होगा अभिक्रिया के पश्चात का नेट आवेश के। क्लियर है? या फिर क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा क्यू आई बराबर होगा सिग्मा क्यू एफ। यहाँ आई क्यों लिखा, इनिशियल यानी कि पूर्व का नेट आवेश, ये सिग्मा का मतलब होता है बीजगणितीय योग, जैसे अपन ने जोड़ा था ना वो वाला, ठीक है। और यहाँ फाइनल यानी कि बाद का, फाइनल आवेश का योग, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत अपना यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर हो गया। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में आवेशन की विधियाँ।